नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एनएफ न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ रोहित। इस वक्त सबकी नजरें टिकी हुई हैं हरियाणा विधानसभा चुनाव पर, क्योंकि अब की लड़ाई बेहद दिलचस्प है। एक तरफ बीजेपी और कांग्रेस और आम आदमी पार्टी है, तो वहीं लोकदल की एंट्री के बाद अब यह लड़ाई और ज्यादा दिलचस्प हो गई है, क्योंकि लोकदल भी 90 सीटों वाले विधानसभा राज्य में पूरे दम के साथ चुनाव लड़ने के लिए तैयार है। ऐसे में यह लड़ाई जो अभी तक त्रिकोणीय थी, वो कहीं ना कहीं अब चार पार्टियों के बीच देखने को मिल रही है। कांग्रेस और आपका गठबंधन नहीं हो पाया, बीजेपी अकेले चुनाव लड़ रही है, तो वहीं लोकदल की एंट्री ने अब इस पूरे चुनाव को दिलचस्प बना दिया है। ऐसे में हमारे साथ चौधरी सुनील सिंह जी मौजूद हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका चौधरी जी एनएफ न्यूज पर। सबसे पहला सवाल चौधरी जी यही कि क्या कुछ सोचकर आपने इतना बड़ा डिसीजन लिया कि 90 विधानसभा वाले राज्य में लोकदल को एकदम से आगे लाकर खड़ा कर दिया है? देखिए, लोकदल के लिए हरियाणा जो है एक पहले से एक ऐसा राज्य है जहां लोकदल की सरकार रही है। 1982 हो चाहे 87 हो, और लोकदल से मिलते जुलते जो भी यहाँ लोकदल का बेस अब तक लोग चला रहे हैं, चाहे इंडियन नेशनल लोकदल के नाम से, चाहे जननायक जनता के नाम से, वो लोकधार को अब तक बनाते हैं। तो लोकदल यहाँ का चौधरी चरण सिंह का लोकदल, चौधरी देवीलाल हमारे पार्टी से ही मुख्यमंत्री बने थे। ये पुरानी धरती है, और यहाँ पर हमने जब 1987 में चुनाव लड़ा था तो 69 सीटों पर लड़े थे, और उसमें से 60 सीटें लोकदल ने जीती थी। भारतीय जनता पार्टी को अगर हम कहें तो शायद हरियाणा के गांवों में उस समय चौधरी चरण सिंह जीत की कारण ही मिली थी, वरना हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी को कोई जानता नहीं था। 21 सीटें भारतीय जनता पार्टी को हम लोगों ने जीती, जिसमें से मात्र 6 सीटें भारतीय जनता पार्टी उस चुनाव में जीत पाई थी। तो हरियाणा के लिए लोकदल जो है कोई नया नाम नहीं है। हरियाणा के दिल, किसानों के दिल में, एक हरियाणा के लोगों के दिलों में लोकदल का नाम दिया जाता है, चाहे वो इनेलो नाम से लिया जाता हो। और लोकदल और चौधरी चरण सिंह की नीति, चौधरी देवीलाल जी की जो नीति है, वो हरियाणा के किसानों के दिल दिल में बसती है। हरियाणा के नस में है, आप ये कहना चाह रहे हैं? जी, बस ये है कि उसको अलग नामों से, इंडियन नेशनल लोकदल के नाम से, जननायक जनता पार्टी के नाम से लोगों ने समय समय पे भुनाया। लेकिन जो किसान सड़क पे पिटे, तो बड़े दुख की बात हुई कि जब हमारे ही देवीलाल जी के परिवार से उप मुख्यमंत्री बनकर दुष्यंत जी बैठे रहे, और वहां पूरे के पूरे जिस तरह उनपे ऐसा अत्याचार किया गया जैसा शायद ब्रिटिश जमाने में भी नहीं किया जाता था। हरियाणा में जिस तरह किसानों को खट्टर सरकार ने रोका, हम तो कहेंगे खट्टर क्या, दुष्यंत सरकार ने जिस तरह रोका, और उस समय जो कुछ हुआ पूरे देश ने देखा। हरियाणा में किसानों में गांव में घुस घुस कर पुलिस ने कहा कि अगर पासपोर्ट तुम्हारा रद्द कर देंगे अगर आप इस किसान आंदोलन में गए। किसानों के ऊपर गोलियां चलाई गई, बर्बरता से अत्याचार किया गया, गड्ढे खोदे गए, पानी की धारें बनाई गई, पूरे के पूरे ट्रैक्टरों को पंचर करने के लिए बड़ी बड़ी किले की जैसी दीवारें बनाई गई। जिस तरह का अत्याचार यहाँ दुष्यंत जी जो जननायक जनता पार्टी से चौधरी चरण सिंह और देवीलाल जी का नाम लेके सरकार में 9 सीटें लेके आए थे, उनकी सरकार ने भाजपा के साथ मिलकर जो अत्याचार किया, तो लोकदल को लगा के कहीं ना कहीं लोकदल के नाम का दुरुपयोग लोग कर रहे हैं। इसलिए लोकदल को आज हरियाणा की धरती पर उतरकर उस सच्चे लोकदल को, उस चौधरी चरण सिंह और देवीलाल जी के लोकदल को उतरकर किसानों का साथ देने के लिए हरियाणा की धरती पर आना पड़ रहा है। ठीक है चौधरी साहब, घोषणा पत्र क्या होगा आप लोगों का? कैसे जनता के बीच पहुंचेंगे? उनका विश्वास जीतने का क्या प्लान है? देखिए, लोकदल शुरू से ही, जब से लोकदल का गठन हुआ है, लोकदल किसान, नौजवान, मजदूर, एक आम आदमी की पार्टी है। लोकदल का सोचना है चौधरी साहब का कि देश की खुशहाली का रास्ता खेतों खलिहानों से होकर गुजरता है। जब तक हमारे गांव खुशहाल नहीं होंगे तब तक देश में बदलने वाला कुछ नहीं है। तो आज लोकदल उसी बात को करता है जिसके लिए कट्टर सरकार ने गड्ढे खोदे थे जिस समय बाकी सरकारें सोई हुई थी। लोकदल की सबसे पहली वो है कि एमएसपी का कानून बनाया जाएगा। जिस दिन लोकदल को ताकत मिलेगी, लोकदल 24 घंटे के अंदर एमएसपी को लीगल गारंटी कानून बनाएगा, हरियाणा राज्य में बनाकर दिखाएगा। मैं पूछना चाहूंगा बाकी सब दलों से जो आज बातें कर रहे हैं, अगर उनकी सरकारें किसी राज्य में है, चाहे वो विपक्ष में हो चाहे सरकार में हो, आज विपक्ष के कई दल हरियाणा में चुनाव में लड़ने में आ रहे हैं जिनकी सरकारें उनके अलग अलग राज्यों में है। क्या उन्होंने इसके लिए कोई पहल करी? क्या उन्होंने अपने राज्य में इसको लीगल गारंटी दी है एमएसपी को? तो अगर उन्होंने अपने राज्य में लीगल गारंटी नहीं दी तो हरियाणा में आकर कैसे कह रहे हैं कि हम एमएसपी को लीगल गारंटी की बात कर रहे हैं? तो हरियाणा में सबसे पहले किसान को एमएसपी का लीगल कानून दिया जाएगा। उसके बाद में नौजवानों के लिए, जो हमारा हरियाणा का नौजवान है जो इधर उधर जाता है, रोजगार नहीं है,
और रोजगार दिन पर दिन कम हो रहा है, अमेरिका जा रहा है नौजवान, यहाँ से बाहर पलायन कर रहा है। तो हरियाणा का नौजवान बहुत समृद्ध है, उसके लिए रोजगार की व्यवस्था होनी चाहिए। जिस तरह रेसलरों का एक मैं तो कहूंगा गुंडा, वो लोग कहते हैं उसे सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह, जिस तरह से उसने अत्याचार किया और जिस तरह उसको देखा गया, पूरे देश ने देखा, ब्रजभूषण शरण सिंह ने जिस तरह रेसलर खिलाड़ियों के ऊपर अत्याचार किया और जो कुछ हुआ हरियाणा में, जो खिलाड़ी बसते हैं आज जिन्होंने पूरे के पूरे ओलंपिक में पूरे देश का नाम रोशन किया है, उन खिलाड़ियों का जो अत्याचार हमारे हरियाणा के खिलाड़ियों का हुआ, तो ये एक बहुत बड़े दुख का विषय है जो कुछ हुआ। और ये लोकदल का किसान, नौजवान और मजदूर को लेकर जो एक सपना है और एमएसपी का कानून लागू करना, गांव गांव रोजगार देना, ग्राम स्वराज की स्थापना करना, आज हम हर चुनाव बाद क्या हमें बदल रहे हैं, हम देख रहे हैं हर चुनाव बाद 5 साल बाद चुनाव होते हैं। आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार 10 साल ले ली, उससे पहले कांग्रेस की सरकार थी, क्या बदला? तो लोकदल व्यवस्था परिवर्तन की बात कर रहा है। बदला नहीं, लेकिन आप लोग वही बदलने का प्रयास कर रहे हैं। आपने जिस तरीके नहीं, से मैं कहा अपना कि जो विजन कुछ बता हुआ रहा हूँ रेसलर के साथ, आपने एक मिनट, आपने पार्टी की बात करी, तो लोकदल ग्राम स्वराज की नीति अपनाएगा, लोकदल सत्ता का विकेंद्रीकरण करेगा, लोकदल हरियाणा के गांवों को वो ताकत देगा कि उसे अपने विकास के लिए चंडीगढ़ और दिल्ली नहीं देखना पड़ेगा। लोकदल के गांवों, ग्राम पंचायत में सरपंचों को इतनी ताकत होगी कि वो अपना विकास स्वयं कर सके। सभी विभागों के प्रशासनिक और वित्तीय अधिकार ग्राम पंचायतों को दिए जाएंगे, सरपंचों को दिए जाएंगे, जिला पंचायतों को दिए जाएंगे, क्षेत्र पंचायतों को दिए जाएंगे। और जिस दिन वो हो जाएगा उस दिन गांव की तस्वीर बदल जाएगी, क्योंकि सारे का सारा काम गांव से बैठकर होगा। उसके लिए सारे के सारे अधिकारी उनके नियंत्रण में काम करेंगे और करोड़ों रुपया जो ग्राम विकास की योजना में, जो हमारे राहुल जी के पिताजी राजीव जी कहते थे कि मैं 1 रुपया भेजता हूं तो गांव तक 12 पैसे पहुंचते हैं, तो ये जो पैसे का दुरुपयोग होता है ये सारे का सारा बंद हो जाएगा। सत्ता का विकेंद्रीकरण कर पंचायतों को अधिकार देने का काम लोकदल करेगा, ताकि व्यवस्था परिवर्तन की लड़ाई लड़ रहा है लोकदल। और न सिर्फ चेहरे बदलते हैं, कांग्रेस के बाद भाजपा, भाजपा के बाद कांग्रेस, सिर्फ विधायकों के चेहरे बदलते हैं, अधिकारियों के चेहरे बदलते हैं, व्यवस्था नहीं बदलती। तो लोकदल एक व्यवस्था परिवर्तन की लड़ाई लड़ रहा है, ताकि हरियाणा के गांवों को विकास के लिए चंडीगढ़ और दिल्ली की ओर ना देखना पड़े। लोकदल का ये चौधरी साहब, मैं कह रहा हूं कि हरियाणा हमेशा से रेसलर के लिए जाना जाता रहा है, हाल फिलहाल में तमाम विवाद भी देखने को मिले। आप लोग अगर आए तो रेसलर्स के लिए आप लोग क्या करेंगे, क्या प्लान है पहलवानों के लिए आप लोगों का? सबसे पहले कुश्ती महासंघ का अध्यक्ष कोई खिलाड़ी ही बनेगा, कोई वो खिलाड़ी बनेगा जिसने देश का नाम ओलंपिक में लेके गया, अध्यक्ष उसका वही बन सकेगा। ऐसे किसी सांसद को, जिस तरह से देश में चल रहा है कि रेसलर एक कुश्ती महासंघ का ओलंपिक का अध्यक्ष हिंदुस्तान में ब्रजभूषण शरण सिंह सांसद हैं, या उनका परिवार है, जिसका कोई कुश्ती से मतलब नहीं है, जिसका कोई ओलंपिक लेवल पे खिलाड़ियों से मतलब नहीं है। ये जो राजनीतिक लोगों ने एक पूरे के पूरे खेलों पे कब्जा कर रखा है, आज ये पूरे के पूरी हर सरकार में होता है। पहले शरद पवार साहब क्रिकेट के अध्यक्ष होते थे, आज अनुराग ठाकुर होते थे, आज अमित शाह जी के बेटे हैं जैसा, जो क्रिकेट के अध्यक्ष बने हुए हैं बीसीसीआई के। कोई खिलाड़ी क्यों नहीं उसका अध्यक्ष बनता? तो सबसे पहले ये राजनीतिक हस्तक्षेप जो है खेलों से बंद किया जाएगा, और जिस दिन राजनीतिक हस्तक्षेप बंद हो जाएगा उस दिन खिलाड़ियों का सच्चा चयन होगा। आज पूरे देश में जो खिलाड़ियों का चयन होता है, बड़े शर्म की बात है कि पैसा दे देकर लोग स्टेट लेवल पे और जूनियर लेवल पे खेलते हैं, हर जगह रिश्वत चलती है, बड़े शर्म और दुख की बात है। हरियाणा के गांवों में, देश के अन्य भागों में खिलाड़ियों की बहुत अच्छा हमारे पास टैलेंट है। हम चाहें तो चीन को और रशिया को और अमेरिका को ओलंपिक में पीछे छोड़ सकते हैं, लेकिन हमारा स्पोर्ट्स मिनिस्टर भी ऐसा होना चाहिए जो एक देश का कोई खिलाड़ी रहा हो, जिसको खेल की सोच हो। ये नहीं कि वो एक सांसद बन गए जिनका कोई लेना देना नहीं स्पोर्ट्स से। पूरे के पूरे ये जो संस्थाएं हैं, चाहे फुटबॉल हो, चाहे हॉकी हो, चाहे क्रिकेट हो, इन सब में, चाहे हमारा कुश्ती हो, इन सब में वही लोग बनेंगे जो खिलाड़ी होंगे, जो देश के लेवल पे खेले होंगे। कोई बाहर से आकर राजनीतिक हस्तक्षेप नहीं होगा, कोई जय शाह अमित शाह का बेटा नहीं बनेगा, बल्कि क्रिकेट का कोई आदमी बनेगा, ताकि देश का क्रिकेट खेले, सट्टाबाजी क्रिकेट में ना हो, क्रिकेट को व्यापार ना बनाया जाए, इस तरह का खेल होगा। ये लोकदल की सोच है, लोकदल की सोच है देश को बदलने की। बिल्कुल चौधरी साहब, आप किसानों की बात कर रहे हैं, पहलवानों की बात कर रहे हैं, आप युवाओं की बात कर रहे हैं, यही बात कांग्रेस और आम आदमी पार्टी कर रही है। लोकसभा चुनाव में आप सहयोगी रहे उनके साथ, ऐसा क्या हुआ कि नाराजगी हो गई, अलग रास्ते अपना लिए? देखिए, हम तो कांग्रेस के साथ चले थे इसमें लोकसभा के चुनाव में। देश से भारतीय जनता पार्टी का जो एक संविधान खत्म करने की लड़ा, जो उनकी चाल थी कि वो देश का संविधान बदल देंगे, देश में तानाशाही लागू हो जाती। वास्तव में अगर मोदी जी को क्लियर मेजोरिटी मिल जाती तो देश में तानाशाही लागू हो जाती। तो देश को तानाशाही से बचाने को, देश की व्यवस्था बचाने को हमने कांग्रेस का साथ दिया।
राहुल जी का साथ दिया, क्योंकि उन्होंने भारत जोड़ो यात्रा में और एक आम जनमानस के साथ मिलकर बहुत अच्छा काम किया। हम आपको सही बताएं तो हम कॉल के राहुल गांधी जी की जो एक अच्छी नीति थी उससे जुड़े थे। आज भी हम जुड़े हुए, कुछ बात अच्छा लगता है राहुल जी जब अच्छा किसानों के बारे में क्या लोगों के बारे में बात करते हैं। लेकिन दिक्कत तब होती है जब उनकी कांग्रेस की सरकार होती है, तो वहां एक पहले जो खेल क्रिकेट के अध्यक्ष थे उनके सरकार में भी कोई और उनके मंत्री थे, वो जो पूना वाले थे, मुझे नाम याद नहीं है, वो क्रिकेट के मंत्री हुआ करते थे। तो आज पूरे के पूरा जो उनके जमाने में भी क्रिकेट के ऊपर ये पूरे के पूरा एशियाड में खेलों में बहुत भ्रष्टाचार के आरोप लगे। तो जब उनकी सरकारें रही तो उन्होंने अच्छा काम नहीं किया। तो आज कुछ नाराजगी इस बात को लेकर नहीं है, आज इस बात को लेकर नाराजगी है कि हमारे भी कार्यकर्ता हैं, हमारे भी लोग हैं। अगर कांग्रेस सबको साथ लेकर चलती तो कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी को बहुत बुरी तरह छोड़ सकती थी पीछे। लेकिन कांग्रेस ने लोकदल को नहीं जाना, उस लोकदल को नहीं जाना जिस लोकदल ने कांग्रेस को 1987 में 5 सीटें दी। 5 सीटें कांग्रेस जीत पाई थी, हमारी 60 सीटें थी। भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी और उनका परिवार खुद चुनाव हार जाता था लोकदल से, तो वो कांग्रेस को नहीं, वो लोकदल को नहीं जान पाए वो कांग्रेस। और भूपेंद्र जी का तो चुनाव हमेशा देवीलाल जी से हुआ, कभी जीते कभी 2000 वोटों से जीते, तो वो लोकदल की ताकत को नहीं जान पाए। और वो लोकदल को अगर साथ लेते तो उन्हें बहुत बड़ा फायदा होता, लेकिन उन्होंने शायद कुछ हो सकता है जो भी कुछ कारण रहे हो, आज आम आदमी पार्टी से भी उनका गठबंधन नहीं हो रहा है, समाजवादी से भी नहीं हो रहा है, लोकदल से भी नहीं हो रहा है। तो इससे कहीं ना कहीं अपरोक्ष रूप से हो सकता है किसी और को फायदा हो जाए। लेकिन लोकदल हरियाणा में आया है अपने किसानों की बात करने, अपने उन किसानों को जिसके नाम पर जननायक जनता पार्टी ने 9 विधायक जिसने उप मुख्यमंत्री बनकर किसानों को पिटवाया, जिसने देखा अत्याचार किया, तो ऐसे लोगों को राजनीति में लोकदल का जो नाम दुरुपयोग किया इन्होंने समय समय पर, देवीलाल जी का, चौधरी साहब का, तो लोकदल तो किसानों की उस बात को करने आया है कि जिस दिन भी हमें ताकत मिलेगी 24 घंटे के अंदर एमएसपी का कानून लागू करके लीगल वे में कानून को दिखाएगा, क्या दिखाएगा। बिल्कुल। सुनील जी, जो आप कह रहे हैं कि गठबंधन नहीं हो पाया, ये जो हरियाणा का कांग्रेस नेतृत्व है उसकी वजह से नहीं हो पाया या फिर दिल्ली वाले नेतृत्व की वजह से नहीं हो पाया? कहीं ना कहीं कांग्रेस को बड़ा आत्मविश्वास है कि वो अपने दम पे बहुत बड़ी विजय हासिल करने जा रही है। लेकिन कांग्रेस ये भूल गई है कि विधानसभा लोकसभा चुनाव में भी वो 5 ही सीटें जीत कर आई, जहां उत्तर प्रदेश में 43 सीटें उत्तर प्रदेश में लोकदल और समाजवादी पार्टी के साथ मिलकर कांग्रेस ने जीती। 43 सीटें जीती और पूरी तरह भाजपा को नेस्तनाबूद कर दिया, भाजपा को पूरी तरह फेल कर दिया। वहीं हरियाणा में कांग्रेस मात्र 10 में से 5 सीटें जीत पाई। ऐसी लहर में भी अगर हरियाणा में लोकदल उस समय भी बहुत अच्छे तरह साथ लेकर चलते तो शायद हालत 10 में से 8 सीटें कांग्रेस जीत सकती थी। तो आज कांग्रेस को लगता है कि उसकी हवा चल रही है, लेकिन वो भूल रही है कि अभी हाल ही के चुनाव में बराबरी में भाजपा से छूटी है। गलती कांग्रेस कर रही है, उसको शायद ओवर कॉन्फिडेंस है, उस ओवर कॉन्फिडेंस की वजह से उसको लगता है कि ना उसको समाजवादी की जरूरत है, ना उसको आम आदमी की जरूरत है, ना उसको लोकदल की जरूरत है। वो अपने दम पर सरकार बनाना चाह रही है। हो सकता है हम कहते हैं हम उनके साथ रहे, आज भी हमें हमारी उनको शुभकामनाएं, लेकिन बेहतर है कि अगर सबको एकता में शक्ति होती है, इंडिया गठबंधन को बनाए रखते तो शायद इस हरियाणा में मेरा ऐसा सोचता कि 90 में से 80 सीटें इंडिया गठबंधन जीतता, अगर इंडिया गठबंधन रहता इस चुनाव में। तो बिल्कुल। आप सुनील जी बात कर रहे हैं किसानों की, जवानों की, युवाओं की, रेसलर्स की, लेकिन आप पर विरोधी आरोप लगाते हैं कि भाई चौधरी चरण सिंह और ताऊ देवीलाल की जो सियासी पिच बनाई थी उसी का फायदा आप लोग उठा रहे हैं, उसी पे खेल रहे हैं आप लोग। देखिए, फायदा उठाना होता तो हम हरियाणा में इनेलो को नहीं आने देते, फायदा उठाना होता तो हम हरियाणा में जेजेपी को नहीं बनने देते। हमने फायदा नहीं उठाया कभी इस्लाम का। हमने तो दुख तब हुआ जब उप मुख्यमंत्री बनकर लोग अपने किसानों को पिटवाते हैं और उस सरकार में उप मुख्यमंत्री भाजपा के साथ बने बैठते हैं। तो लोकदल कोई सियासी फायदे के लिए नहीं आया, लोकदल उनके लिए आया है, उन किसानों के लिए आया है जो 3 काले कानून में पूरे के पूरे हरियाणा और पंजाब के किसान और उत्तर प्रदेश के किसान सालों बैठे रहे और उसके बाद में अडानी अंबानी की सरकार के साथ मिलकर देवीलाल जी का परिवार लोकदल का नाम लेकर जो बैठा रहा। तो लोकदल किसानों को बताने आया है कि किसानों के साथ लोकदल कल भी था, किसान आंदोलन में भी था और आज भी है। और हम तो कहना चाहेंगे विपक्ष के जिन नेताओं से, अभी हम पार्टी की बात कर रहे थे, कितने नेता वहां किसानों के आंदोलन में पहुंचे थे। तो ना विपक्ष आता किसानों के आंदोलन में, ना सत्ता पक्ष अत्याचार ब्रिटिश से ज्यादा अत्याचारी कर रहा था। लेकिन ऐसे समय में हमारा सिर्फ लोकदल पार्टी पूरी तरह किसानों के आंदोलन के साथ थी और साथ है। और जब भी इस देश में किसानों को जहां भी समस्या से पहले लोकदल एक ऐसा नाम है जो किसानों के दिलों में रहता है और लोकदल किसानों का दल है।
और हम जानते हैं कि लोकदल के किसानों के लिए जो समस्या गांव, क्योंकि हम जानते हैं कि जब तक हमारे गांव नहीं सुधरेंगे, जब तक हमारे गांव के हालात नहीं बदलेंगे, हम दिल्ली, बंबई और गुड़गांव से देश को नहीं चला सकते। हमें देश चलाना है गांवों से। जब तक हमारे गांव खुशहाल नहीं होंगे, तब तक कुछ बदलने वाला नहीं है। ये जो फालतू बातें करते हैं, इतने मिलियन इकोनॉमी हो गई, इतनी हो गई, देश की हालत हो गई, ये सिर्फ झूठी बातें हैं। आज किसान का जीडीपी खेती में दिन पर दिन कम होते जा रहा है। 60% आजादी के समय होता था, आज घट के 23% रह गया है जीडीपी में खेती का योगदान। तो खेती लोग धीरे धीरे करना छोड़ रहे हैं। किसानों के बच्चे अपने आप को किसान नहीं कहना चाहते, खेती करना छोड़ रहे हैं। ये कारण है कि किसान की फसल का जिस हिसाब से उसे मिलना चाहिए एमएसपी नहीं मिल रहा है। दुनिया में हर चीज महंगी हो रही है, लेकिन किसान का फसल का दाम नहीं महंगा हो रहा। और यही कारण है कि दुख है कि आज देश का किसान संघर्षों पर संघर्ष करना पड़ रहा है, रो रहा है, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं है। इसलिए लोकदल हरियाणा में आकर तो 24 घंटे में 5 ऐसे बड़े काम आप क्या करेंगे? पहले किसान को एमएसपी का लीगल कानून देंगे, हरियाणा की एसएमएस करवा कर दे देंगे। दूसरा, आपका जो ये सत्ता का विकेंद्रीकरण करेंगे। 73वां संविधान संशोधन जो हुआ था 1993, आज 31 साल बीतने पे, बड़े 31 साल बीतने पे नरसिंहा राव जी की सरकार में हुआ था, आज तक उसको अमल में नहीं आया। ताकि हर गांव को इतनी ताकत मिले कि उसके सारे के सारे 29 विभागों के, चाहे डॉक्टर हो, सरकारी कर्मचारी हो, उनके नियंत्रण में काम करे। जो ना काम कर दे, सत्ता का विकेंद्रीकरण करके ग्राम पंचायत को इतने अधिकार दे पंचों को कि उन्हें अपने विकास के लिए गांव के लोगों को, किसानों को चंडीगढ़ और दिल्ली नहीं देखना पड़ेगा। 73वां संविधान संशोधन लागू करके देंगे। हरियाणा के रेसलर, हरियाणा के जितने गांव-गांव में रेसलर बस रहे हैं, उनके लिए एक ऐसी चीज बनाई जाएगी कि देश में अब की अगली बार जब ओलंपिक होगा तो हमारे हरियाणा और देश के अन्य भागों से जो खिलाड़ी जाएंगे, वो देश में जितने आज गोल्ड मेडल अमेरिका लेता है, जितने चाइना लेता है, उनसे ज्यादा लेकर आएंगे। ऐसी व्यवस्थाएं पैदा करेंगे और उसमें पॉलिटिकल हस्तक्षेप पता ही नहीं होगा। कहीं हरियाणा में कोई भी स्पोर्ट्स में मिनिस्ट्री में लेकर या स्पोर्ट्स के किसी पद पर कोई सरकारी, कोई किसी नेता का रिश्तेदार नहीं होगा। सिर्फ वो खिलाड़ी होगा जो ओलंपिक खेल के आया हो या स्टेट लेवल खेल के आया हो, वो खिलाड़ी ही वहां पर होगा, ताकि मैं खेल का विकास हो, राजनीति ना हो। तो ये तीन कानून सबसे पहले हम बनाएंगे। उसके अलावा हमारे जो रोजगार पलायन, ये हमारे नौजवान लाइन कर रहे हैं हरियाणा के गांवों से छोड़कर। मैंने देखा अभी कुछ दिन पहले मैं अमेरिका गया था, तो वहां बहुत सारे हरियाणा के लोग रह रहे थे और वहां जाकर बस रहे हैं। कंप्यूटर साइंस करके जा रहे हैं, बड़े बड़े कोर्स करके जा रहे हैं। वहां पूरे के पूरा भारत ही वहां चला रहा है और हरियाणा का नौजवान बहुत जा रहा है। हम हरियाणा में जो हमारे फरीदाबाद हो गया, गुड़गांव हो गया, जींद हो गया, झज्जर हो गया, यहाँ ऐसी इंडस्ट्री खोलेंगे कि हमारे नौजवानों को यहाँ से छोड़कर ना जाना पड़े। नौजवानों को ऐसा रोजगार मिले कि हम यहीं से बैठकर हम बाहर की तर्ज पर नौजवानों को रोजगार देंगे, ताकि हमारे नौजवान पलायन ना करें। और सबसे बड़ा आखिरी काम जो मैं आपको बताऊंगा, वो एक अलग काम है। हम इस देश से जीएसटी और इनकम टैक्स जैसे विभाग ही समाप्त कर देंगे, जिससे इस देश में एक टैक्स का आतंक बना हुआ है। आज आम व्यापारी 70% टैक्स देता है एक आम आदमी। अगर आप 12 महीने नौकरी कर रहे हैं तो आप 8 महीने सरकार को अपना टैक्स दे रहे हैं। 18% जीएसटी देते हैं, 20% या 30% आप इनकम टैक्स देते हैं। उसके बाद आप सड़क पर चलते हैं तो सड़क पे टोल टैक्स, मोबाइल पे मोबाइल टैक्स, आप बिजली पे बिजली का टैक्स, पानी पे पानी का टैक्स, घर का टैक्स, इतने तरह के टैक्स देते हैं कि आम आदमी का 100 रुपए कमाते हैं तो 70 रुपए टैक्स के रूप में बीत जाता है। तो हम ये सारे टैक्स खत्म करके एक बैंकिंग ट्रांजैक्शन टैक्स लगाएंगे, जिसकी भी इनकम 10 लाख से ऊपर होगी, जिसका बैंकिंग ट्रांजैक्शन टैक्स 10 लाख से ऊपर होगा, उस पर एक बहुत छोटा टैक्स लगेगा और उतना ही पैसा आपके टैक्स के माध्यम से आएगा जितना आज विभाग इकट्ठा कर रहे हैं। लेकिन ये विभागों की लूटखोरी बंद हो जाएगी। आज 100 रुपए की डिमांड निकलती है जीएसटी की, तो उसमें से मुश्किल से सरकार के पास में 2 रुपए आते हैं, 90 रुपए अधिकारी बांट के खाते हैं। तो जो व्यापारियों का जो उत्पीड़न हो रहा है जीएसटी के नाम पर, और ये जो जिस तरह से आतंक बचाया हुआ है, ये गब्बर सिंह टैक्स जो हमारे राहुल जी कहते हैं जीएसटी को, और ये जो सर से आतंक इनकम टैक्स ने बचाया हुआ है, ये सब बंद कर देंगे। ईडी जैसे विभाग, अरे देश को आप दुबई की तर्ज पे आगे बढ़ाइए, आप देश में 0% टैक्स करिए। और हम लोग करेंगे तो निश्चित रूप से जानिए कि जब 5 साल पिछले 10 साल में जब हम मंदिर मस्जिद की बात कर रहे थे, जब हम देश को हिंदू मुसलमान के नाम पे लड़ रहे पिछले 20 साल में भारतीय जनता पार्टी, तब दुबई ने 20 साल में वहां पहुंच गया कि आज दुनिया की बड़ी इकोनॉमी में बन रहा है। तो हमारा देश भी बन सकता है। हम 0% टैक्स करके इस देश को इतना आगे बढ़ाएंगे कि सारे दुनिया का उद्योग हमारे यहाँ आए और देश का नौजवान हमारे यहाँ से ना जाए, बल्कि दुनिया के नौजवान हमारे यहाँ आए और हमारा देश सबसे आगे बढ़े। ठीक है सुनील जी, आखिरी सवाल, 8 अक्टूबर को जब नतीजे आएंगे तो उसके बाद गठबंधन के लिए सोचेंगे किसी से? नतीजों के बाद नतीजों के बाद तो देखिए रास्ते अलग होते हैं। पहले अभी चुनाव लड़ने जा रहे हैं, समान विचारधारा के लोग हैं, उनसे बात करी जा सकती है। आज भी हमारे समान विचार जो सरकार बन रही है उसके साथ या पुराने साथियों के साथ?
नहीं नहीं, भारतीय जनता पार्टी के साथ तो कोई मतलब ही नहीं है। अगर भारतीय जनता पार्टी के साथ चले आएंगे तो दूसरा क्या अंतर हो रह जाएगा? फिर तो हम दुष्यंत चौटाला की तरह बन जाएंगे। फिर तो हम तो भारतीय जनता पार्टी का तो कोई विकल्प ही नहीं है। पर हाँ, अगर अगर ऐसी कोई सरकार बनी जहां समान विचारधारा, जहां इंडिया गठबंधन में हम साथ रह सकते हैं, तो बाद में सरकार में भी उस इंडिया गठबंधन के सहयोगियों के साथ रह सकते हैं, उसमें हमें कोई आपत्ति नहीं है। ठीक है। चौधरी सुनील जी, जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपके दल को हरियाणा विधानसभा चुनाव के लिए भी शुभकामनाएं कि शानदार तरीके से लड़िए, और लोकतंत्र की यही खूबसूरती है, बेहतरीन तरीके से जीत दर्ज करके आपके नेता विधायक बने और हरियाणा के लिए विकास का काम करें। हमारी तरफ से यही शुभकामनाएं। जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया चौधरी साहब। बहुत धन्यवाद, नमस्कार।